कई बार जो लोग फ्रेशर माइक्रो फाइनेंस में जब भी जॉइन करने जाता है, उनके लिए बहुत बार ये क्वेश्चन मन में आता है कि सर कलेक्शन में जॉब करना ईज़ी होता है या सेल्स में? तो आज इस वीडियो में वही मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करूँगा कि कलेक्शन में जॉब करना ईज़ी है या सेल्स में जॉब करना ईज़ी है? किसमें ज़्यादा इनकम होगा, कलेक्शन या सेल्स में ज़्यादा इनकम होगा? ग्रोथ कैसा रहेगा? अगर आप सेल्स में 5 साल से काम कर रहे हो, तो आप कौन से पोज़ीशन तक जा सकते हो? अगर आप 5 साल तक कलेक्शन में काम करते हो, तो आप कौन-सा पोज़ीशन तक जा सकते हो? सारे चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, दोस्तों मैं दीपंकर मैं बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ और नया-नया वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, अगर आप फ्रेशर हो, फाइनेंस रिलेटेड जॉब में जॉइन करना चाहते हो, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके, शेयर करके रख दीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ, उसका नोटिफ़िकेशन आपके पास तुरंत चला आए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में जब भी आप सीआरओ कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर, एफएलओ फील्ड लोन ऑफिसर, सीएसआर कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, ये सब पोस्ट में अगर आप जॉइन करते हो, तो आपको जो है लोन बाँटना भी पड़ेगा एंड कलेक्शन भी करना पड़ेगा। मतलब सेल्स एंड कलेक्शन दोनों ही करना पड़ता है जब आप कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में जॉइन करते हो तो। लेकिन फिर भी आप देखते हो कई बार सिर्फ कलेक्शन का वैकेंसी आता है। बहुत सारे कंपनी में लिखा रहता है फील्ड कलेक्शन ऑफिसर चाहिए हम लोगों को। लेकिन मैंने तो इससे पहले ही बताया आप लोगों की माइक्रो फाइनेंस में जो बेसिकली जो है लोन ऑफिसर को फील्ड में समूह बना के लोन बाँटना पड़ता है, फिर कलेक्शन करना पड़ता है। तो फिर अलग से कम माइक्रो फाइनेंस कंपनी कलेक्शन ऑफिसर क्यों हायर करता है? तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में जब पोर्टफोलियो बड़ा होता जाता है, तो बहुत सारे ऐसे कस्टमर होता है जो एनपीए में चला जाता है। एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट कौन सा कस्टमर को बोला जाता है, ये पहले जानिए। जो कस्टमर लोन लेने के बाद लगातार अगर 90 डेज़ पेमेंट नहीं करता है, तो वो कस्टमर को जो है कंपनी लॉस के हिसाब से मतलब पकड़ लेता है, तो उसको बोला जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। लेकिन क्या ये कस्टमर पहले महीने से लोन डिफ़ॉल्ट करना चालू कर देता है? तो उनका आंसर है नहीं। कोई भी कस्टमर पहले महीने से लोन डिफ़ॉल्ट चालू नहीं करता है। एक ऐसा होता है, सपोज़ एक कस्टमर को आपने 50,000 लोन दिया है और उसका ईएमआई आया है 25,000 करके पर मंथ। तो 25,000 करके जो पर मंथ जो ईएमआई है, लगातार जो है 12 महीने कस्टमर ने ईएमआई पे कर दिया। 30,000 रुपए उन्होंने डाल दिया, फिर 13 या 14 महीने में जाके कस्टमर का घर का स्थिति खराब हो गया। क्या उसका जो घर का कमाने वाला था, उसका तबीयत खराब हो गया, बीमार हो गया, कुछ हो गया, उसका जो बिज़नेस था, बिज़नेस डाउन हो गया। ये सारे मतलब चीज़ों के कारण उनका जो इनकम डाउन हो गया। फिर वो कस्टमर जो है लगातार जो है 3 महीने तक कोई ईएमआई नहीं पे किया आपको, तो वो कस्टमर जो चला गया एनपीए में। और ये जो एनपीए है, ये एनपीए कलेक्शन करने के लिए सभी माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है, हर ब्रांच में 1-2 अलग से कलेक्शन ऑफिसर हायर करता है। ये एनपीए कलेक्शन ऑफिसर का काम क्या होता है? मतलब एनपीए ऑफिसर का कलेक्शन का काम होता है कि जब भी आपको कोई भी ब्रांच में रिक्रूटमेंट किया जाता है, एज़ ए फ्रेशर आपको जो है कलेक्शन ऑफिसर में माइक्रो फाइनेंस में रिक्रूटमेंट किया जाएगा, एनपीए कलेक्शन ऑफिसर के हिसाब से। और बहुत सारे लोग जो है कलेक्शन से डरते हैं कि मैं अगर कस्टमर के पास जाऊँगा, क्या कस्टमर मेरे को पैसा देगा कि नहीं? कस्टमर अगर पैसा नहीं देगा तो क्या होगा? कलेक्शन में अगर मैं जॉइन करता हूँ तो क्या मेरे को इंसेंटिव मिलेगा? क्या फ्यूल का पैसा मिलेगा? ये सारे जो क्वेश्चन है हर फ्रेशर के मन में आता है। तो मैं उनके लिए बताना चाहूँगा, कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में अगर आप एज़ ए एनपीए कलेक्शन ऑफिसर में जॉइन करते हो, तो आपको जो है नॉर्मल जो फील्ड लोन ऑफिसर है, उसी के मतलब समान सैलरी दिया जाता है। मतलब अगर आपके ब्रांच में किसी लोन ऑफिसर का सैलरी 14,000 है, तो आपको भी 14,000 सैलरी में भी हायर किया जाएगा। अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो जो आपके ब्रांच में लोन ऑफिसर है, उससे भी ज़्यादा सैलरी देके आपको हायर किया जाएगा। क्यों? ये आपको पूरा वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। मैं बताना चाहूँगा क्यों? क्योंकि जब भी कोई भी ब्रांच में पोर्टफोलियो बड़ा हो जाता है, 4-5 हज़ार अगर एक ब्रांच में कस्टमर है, तो उसमें जो है 2 300 400 कस्टमर जो है ऐसा होगा जो एनपीए में चला जाएगा। और एनपीए का कलेक्शन जो है रेगुलर जो लोन ऑफिसर है, वो उनको कलेक्शन नहीं कर पाता है। क्यों?
क्योंकि एनपीए कलेक्शन जो है पैसा टाइम पे नहीं भरता है, इसलिए वो एनपीए में जाता है। तो उनका घर का स्थिति खराब होने के कारण बहुत ज़्यादा फॉलो अप करना पड़ता है एनपीए कलेक्शन करने के लिए। तो इसलिए माइक्रो फाइनेंस कंपनी एनपीए कलेक्शन में जब आपको घुसाएगा, फिर पहले ट्रेनिंग करवाएगा, फिर आपके नाम पे पोर्टफोलियो ट्रांसफर करेगा। आपका फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि जितने भी कस्टमर आपके नाम पे एलोकेट हुआ है, सारे कस्टमर का घर वेरीफाई कर लेना कि ये कस्टमर क्यों पैसा नहीं दे रहा है। उसमें से आपको ऐसे भी बहुत सारे कस्टमर आपको मिल जाएगा, जिस कस्टमर का जो पहले से स्थिति खराब था, लेकिन अभी स्थिति सही हो गया है, लेकिन कोई जो है लोन ऑफिसर उनके घर में पैसा लेने नहीं जा रहा है, तो उनका कलेक्शन आपका ऐसे ही ईज़िली हो जाएगा। और इसमें से बहुत सारे कस्टमर आपको ऐसे मिलेंगे, अगर 3 से कस्टमर है, 25-30 कस्टमर ऐसे मिलेंगे कि जब भी आप जाएँगे कस्टमर के घर, कस्टमर खुद बोलेंगे कि सर मैं आपका लोन चुका दूँगा, आप टोटल हिसाब बोलिए। तो ऐसे तो आपका कुछ 25-50 कस्टमर अच्छा मिल जाएगा। लेकिन फिर आता है आपका हैक, मतलब हैसल। हैसल क्या आएगा कि बहुत सारे कस्टमर ऐसा होगा इंटेंशनल डिफ़ॉल्टर कि आपको पैसा नहीं देना चाहेगा, तो उसके लिए आपको फ़ॉलो अप करना पड़ेगा। फ़ॉलो अप करने के लिए कंपनी जो है आपको मोटा इंसेंटिव प्रोवाइड करता है। जब भी आप कोई भी फाइनेंस कंपनी में एनपीए कलेक्शन ऑफिसर में घुसते हैं, 14-15 हज़ार की अगर सैलरी देगा तो 2-3 हज़ार आपका तेल, नॉर्मल आप 5-7 हज़ार इंसेंटिव कमा सकते हो। मेरे बहुत सारे दोस्त एनपीए कलेक्शन ऑफिसर में महीने में 50-60 हज़ार कमाता है, और ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। ये एनपीए में कंपनी इतना ज़्यादा कलेक्शन में कंपनी इतना ज़्यादा पैसा क्यों प्रोवाइड करता है? क्योंकि वो पोर्टफोलियो पहले ही लॉस में चला गया, तो उसमें जितना पैसा है वो कंपनी के लिए प्रॉफ़िट होता है। तो इसलिए कंपनी जो है इनकी कलेक्शन में 5%, 10%, 7% इंसेंटिव रखता है। अगर कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में अगर आप एज़ ए कलेक्शन ऑफिसर जॉइन करते हो एनपीए में, तो आपको अगर 5% 7% देता है, 7%, 3 लाख का 7% हो गया आपका 21,000 इंसेंटिव। तो 14,000 अगर आपका सैलरी है, 21,000 इंसेंटिव, 14, 21, 35,000, उसके बाद 5,000 का कल, तो 35-40 हज़ार आप आराम से कमा सकते हो अगर माइक्रो फाइनेंस में कलेक्शन में ज्वाइन करते हो तो। उसके बाद आते हैं जब आप कोई भी अच्छे फाइनेंस कंपनी में रेगुलर कलेक्शन ऑफिसर में ज्वाइन करते हो, जैसे व्हीकल फाइनेंस हो गया, बिजनेस लोन हो गया, ये सारे भी सेम ही होता है। पहले जो लोन ऑफिसर लोन प्रोवाइड करते हैं उनके अंडर कस्टमर रहता है, कुछ 1 साल तक उनके अंडर रहेगा, और उसमें से कुछ पोर्टफोलियो जो है ओडी में चला जाएगा। उसका कलेक्शन के लिए जो है कलेक्शन ऑफिसर हायर किया जाता है। हाँ, इसमें इस जॉब में क्या टास्क है मैं आपको बताना चाहूँगा। इस जॉब में जो है बहुत ज़्यादा फील्ड मूवमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट कस्टमर होने के कारण क्या होता है, एक बार कस्टमर के घर वेरिफ़िकेशन करने से या घर बात करने से पैसा नहीं आएगा। बार-बार कस्टमर के घर आपको वेरीफ़ाई करना पड़ेगा, बार-बार कस्टमर से बात करना पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम है, क्यों पैसा नहीं भर रहे हो? बार-बार जाके आपको बताना पड़ेगा, अगर आप पैसा नहीं देंगे तो कंपनी आपके ऊपर लीगल एक्शन ले लेंगे। तो इससे क्या होगा, ये भी आप बोल सकते हो कस्टमर को, अगर पैसा आप नहीं पेमेंट करेंगे तो आपका जो है सिबिल डाउन होता जाएगा। तो इसके कारण जो है कस्टमर पैसा भरना चालू कर देता है, और जो कस्टमर पैसा भरता है उससे आपका जो है अच्छा खासा इंसेंटिव आ जाता है। अभी आते हैं सेल्स जॉब में। माइक्रो फाइनेंस में बेसिकली सेल्स एंड कलेक्शन करना पड़ता है, लेकिन सेल्स का जॉब थोड़ा ईज़ी होता है। क्यों ईज़ी होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि आज के दिन जो है हर मतलब एरिया में जो है लोन का कस्टमर आपको बहुत सारा मिल जाएगा। मतलब लोन बाँटना बहुत ही ईज़ी है जितना लोन कलेक्शन करना है। किसी कस्टमर को जब आप लोन देने जाएँगे, कस्टमर के मुँह से बहुत मीठा-मीठा बात आता है। लेकिन उसी कस्टमर के पास जब 6 महीने बाद पैसा माँगने जाएँगे ना, वही कस्टमर का जो है रूप बदल जाएगा। तो सेल्स जॉब बहुत ही ईज़ी होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा सेल्स जॉब में टास्क क्या है ये बताता हूँ। सेल्स जॉब में टास्क यही है कि सेल्स जॉब में कंपनी से बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है हम लोगों को कि आपको बिज़नेस करना है। लेकिन हम लोगों के दिल में मतलब दिमाग में कहीं न कहीं, या अगर आप भी जॉइन करते हो, आपके दिमाग में भी कहीं न कहीं ये होना चाहिए कि अगर मैं कंपनी का ये पैसा कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा हूँ लोन के हिसाब से, ये कस्टमर भर पाएगा कि नहीं, ये भी आपको वेरीफ़ाई करना है। तो कहीं न कहीं सेल्स वालों को जो है सेल्स के साथ कलेक्शन का भी टेंशन दिमाग में रहता है। लेकिन कलेक्शन वालों को कोई सेल्स का टेंशन नहीं लेना पड़ता है। कलेक्शन वालों को सिर्फ कलेक्शन करना पड़ता है। सैलरी की बात बोलते हैं तो 14-15 हज़ार सेल्स में भी मिलेगा, कलेक्शन में भी मिलेगा। इंसेंटिव सेल्स में भी अच्छा है, कलेक्शन में भी अच्छा है। देखिए, कोई भी जॉब बुरा नहीं होता है। जॉब भी अच्छा होता है, लेकिन सब जॉब सबके नेचर के साथ मैच नहीं होता है। किसी-किसी आदमी को कलेक्शन करने में मज़ा आता है, किसी को सेल्स करने में मज़ा आता है, और ये आप किसमें एक्सपर्ट हो ये आपको पहले नहीं पता चलेगा।
आपको जो है जो भी जॉब मिल रहा है, अगर आप फाइनेंस में अपना करियर चालू कर रहे हो, अगर सेल्स में मिल रहा है या कलेक्शन, जहाँ पे भी मिल रहा है आप पहले जाके जॉइन करो। क्या पता कि आपको वो जॉब सूट हो जाए। मैंने जब माइक्रो फाइनेंस में अप्लाई किया था तो मेरे को पता था, मेरे को मतलब बोला गया था एफएलओ के लिए, लेकिन एफएलओ में वैकेंसी कम होने के कारण मेरे को एफसीओ में जॉइन करवाया गया था। एफसीओ का क्या होता है, एनपीए कलेक्शन में। तो एनपीए कलेक्शन में पहले से एक अफवाह था कि डिफॉल्ट कस्टमर पैसा नहीं भरता है, ये अफवाह मार्केट में रौटा हुआ था। तो मेरे को लगता था कि अगर मैं पैसा नहीं ला पाऊंगा तो मेरा नौकरी चला जाएगा। लेकिन मैंने 1.5 साल आंख बंद करके काम किया और हर महीने में 15-20 हज़ार इंसेंटिव कमा रहा था मेरे वो जॉब से। मैंने जॉब इसलिए छोड़ा था क्योंकि कुछ इमरजेंसी कारण और मेरे को एक प्रमोशन मिला था। तो इमरजेंसी कारण जॉब खेलने के बाद मेरे को एक मतलब प्रमोशन मिला था कंपनी में, लेकिन उस जॉब को मैं ज़्यादा दिन नहीं कर पाया। तो ये रिग्रेट मेरा पूरा ज़िंदगी रहेगा कि एल&टी फाइनेंस में मैं अच्छा खासा पैसा कमाने के भी कारण कमाता था, लेकिन फिर भी मैंने वो जॉब छोड़ दिया। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि कोई भी जॉब में अगर आप छोटे पोज़ीशन में हो, लेकिन अगर आप अच्छा खासा वहाँ से पैसा जनरेट कर पा रहे हो, तो ज़रूरत नहीं है प्रमोशन के लिए। आदमी प्रमोशन यही इसी कारण से चाहता है क्योंकि उनका मतलब जो इनकम ज़्यादा हो जाए। हाँ, एक मतलब एक सर्टेन एज के बाद आदमी का जो है मतलब आदमी उतना ज़्यादा फील्ड में मूवमेंट नहीं कर पाता है। तो इसलिए अगर आपका उम्र 30 साल से ज़्यादा हो गया है तो आपके लिए तो प्रमोशन ज़रूरी है, लेकिन 24-25 साल में अगर आप किसी पोज़ीशन से अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो तो आप इस प्रमोशन के बारे में इस सिचुएशन में मत सोचो। अब ये बात है करियर ग्रोथ। कलेक्शन में अगर आप एज़ अ फील्ड कलेक्शन ऑफिसर शुरू करते हो तो फिर बाद में जाके आप सीनियर फील्ड कलेक्शन ऑफिसर बनेंगे। उसके बाद आप जो है कलेक्शन टीम लीडर बनेंगे, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद जो है एरिया कलेक्शन मैनेजर। सेम सेल्स में भी अगर आप काम करते हो, सीनियर सेल्स ऑफिसर, उसके बाद असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, उसके बाद ब्रांच मैनेजर, उसके बाद टेरिटरी मैनेजर। तो कैरियर दोनों जगह पे अच्छा है। सेल्स एंड कलेक्शन कोई भी जॉब बुरा नहीं होता है। हम जो कर पाएंगे वही हम लोगों के लिए अच्छा है। अगर मेरे को कोई भी जॉब में घुसाएगा, मैं अगर उस जॉब को सही से कर पाता हूँ, वहां से अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा हूँ, तो वो जॉब मेरे लिए सही है। लेकिन कोई जॉब बोल रहा है आदमी कि ये जॉब अच्छा है, लेकिन मैं वहाँ पे जाके जॉइन करने के बाद 2 महीने भी काम नहीं कर पाया हूँ, तो वो जॉब मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो अगर आपको जानना है कि सेल्स अच्छा है कि मतलब कलेक्शन अच्छा है, सेल्स बुरा है या कलेक्शन बुरा है, ये जानने के लिए आपको जो खुद अपने आप को ट्राई करना पड़ेगा। कैसे ट्राई करना पड़ेगा? अगर आपको ज़रूरत है, जो भी जॉब मिल रहा है सेल्स या कलेक्शन, आप जाके पहले जॉइन करो, फिर आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने काम करो, फिर आपको पसंद नहीं आता है तो जॉब को चेंज करो। तो चलिए आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। इसी तरह की कंटेंट के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।